हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 11 डेप्रिसिएशन चैप्टर की, जो कि हमारी सेकंड क्लास है। डेप्रिसिएशन की लास्ट क्लास में हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, और ये जो है फिक्स एसेट्स पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो भी फिक्स एसेट्स कंपनी परचेज करती है। आइए इस क्लास में हम समझते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन और ये कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, जैसे मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड, मतलब जो हम 11th में डिस्कस करेंगे, क्लास 11th में। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे हम SLM का नाम भी देते हैं। दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इस क्लास में हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। बच्चों, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले सबसे पहली चीज़ जरूरी होती है कि आप कोई असेट्स परचेज करोगे। तो असेट्स परचेज करने के तो बेसिकली हमारे को मालूम है कि जब कोई असेट्स परचेज होगी तो उसी पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना क्यों कंपलसरी होता है? जब भी कोई आप असेट्स खरीदते हो, ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, मान लीजिए 50,000 रुपये का। क्या 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू 50,000 होगी? नहीं, क्योंकि आपने उसको यूज़ भी किया है। तो जब भी कोई असेट्स खरीदी जाती है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, उसकी वैल्यू में होने वाली कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये मैंने अपने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि हर एक जो एसेट्स होती है उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कि आप उस एसेट्स को कब तक यूज़ करोगे, इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। सपोज करो आपने एक लैपटॉप लिया और आपने एज्यूम किया कि मैं इसको अगले 5 साल तक यूज़ करूँगा। अब एस्टिमेटेड लाइफ आपकी 5 साल है लैपटॉप की। 5 साल के बाद आप उसको क्या करोगे? रिप्लेस करोगे। तो उसके लिए एक प्रोविज़न तो तैयार करोगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप 1 लाख रुपए का परचेज़ किया और आप उस पर हर साल 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि 1 लाख या 1 लाख का 10% आप चार्ज कर रहे हो, तो 1 लाख का 10% पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000। सेकेंड ईयर जब कंप्लीट होगा फिर ये डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, क्योंकि ये जो है अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि जिस पर आपने खरीदा था उसी अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का नाम भी देते हैं। अब 2-3 चीज़ें समझना बच्चों। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब आपने किसी एसेट्स की लाइफ कितनी सोच रखी है, आप उसको कब तक यूज़ करोगे, इसे हम एस्टिमेटेड लाइफ कहते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है स्क्रैप वैल्यू। सर, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? जब आप किसी एसेट्स को बेचोगे, मतलब मान लो आपने खूब यूज़ किया उस एसेट्स को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपने 5 साल तक अपने लैपटॉप को खूब अच्छे से यूज़ किया। अब आप जब बेचने जाओगे, 1 लाख का लैपटॉप था, तो आप कहोगे भाई मेरे को 2,000 या 5,000 जो भी मिलते हैं। तो जिस स्क्रैप मतलब कह सकते हो कूड़े के भाव पर अगर आप बेचोगे तो उसका एक तरीके से स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। अब इसमें एक चीज़ और समझना कि कॉस्ट ऑफ असेट्स में क्या आता है। अब कॉस्ट ऑफ असेट एक समझने वाली बात है कि कॉस्ट में हम क्या क्या फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। मान लो आपने अपने ऑफिस के लिए एक मशीनरी खरीदी है। अब उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आपने एक इंस्टॉलर बुलाया, उसकी कॉस्ट पे की होगी, बिल्कुल। अब मान लीजिए अगर आपने वहाँ पर मशीनरी को ट्रक से ले जाने का जो खर्चा या फ्रेट चार्जेस वो भी इंक्लूड होगा, बिल्कुल। अब मान लो मशीन जब आप जहीं फिट कर रहे हो तो आपने उसके लिए ना मशीन इंस्टॉलर कहता है भाई यहाँ पर तो हम मशीन रख नहीं सकते, आप इसके लिए अलग से स्पेस बनवाइए। ठीक है, आप कराएंगे, मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी, तो अलग से स्पेस बनवा लिया आपने, उसमें भी आपने पैसा खर्च किया। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से जब आपने कुछ असेट्स को खरीदा, आपने इंस्टॉलर को पैसे दिए, आपने फ्रेट के पैसे दिए, यहाँ तक कि आपको एक प्लेस भी बनवाया, वो भी इंक्लूड होगी, बिल्कुल इंक्लूड होगी। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब होता है कि जब आप कोई असेट्स खरीदते हो उस पर होने वाले इमीडिएट सारे एक्सपेंस जो कि असेट से रिलेटेड होते हैं, सारे एक्सपेंस को कंबाइन कर दोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स आएगी। एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं कि आप घर पे एसी लगवाते हो। एसी लगवाने दुकानदार के पास गए, दुकानदार के बोला एसी कितने का? उसने कहा सर 20,000 का। आप एसी उठा लें। दुकानदार बोलता रुको, आपके पास स्टेबलाइज़र है? आपने कहा नहीं। तो कह रहे स्टेबलाइज़र लो। तो 2,500 का आपने स्टेबलाइज़र ले लिया। उसके बाद दुकानदार बोलता है कि आपने विंडो लगवाई हुई है उसकी? नहीं। इंस्टॉलर बुलवाया हुआ? नहीं। तो वो कहता है इंस्टॉलर सब कुछ आएगा, सब कुछ करके दे जाएगा, आपकी विंडो भी बना देगा और ये पूरा इंस्टॉल करके दे जाएगा, वो 2,500 लेगा। आपने कहा चल भाई ये भी दे दो। तो 20,000 का एसी था, 2,500 आपने उसके
स्टेबलाइज़र लिया, 2,500 इंस्टॉलर को दिए, 25,000 हो गए। अब रिक्शे वाला कहता है कि भाई मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा या ऑफिस तक पहुंचा दूंगा, 200 रुपये लूँगा। तो आपने उसको भी 200 रुपये दे दिए, तो आपको जो AC की कॉस्ट पड़ गई 25,200 पड़ गई। इसी तरीके से जब हम किसी असेट्स की कॉस्ट निकालते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज कितने, परचेज कॉस्ट निकाल लो, से लो परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्जेस, ये सब ना इसके अंदर इंक्लूड कर दो, तो आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ एन असेट्स। एक असेट्स की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट आ जाएगी ये मेरी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ एन असेट्स। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मतलब जितना मैंने पार्ट समझाया है। अब समटाइम्स आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ कि हमारे को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल्स दी होंगे लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और कितना डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं होगी। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो हमने सारी टर्म समझ ली थी। मान लो किसी असेट्स की कॉस्ट है 1,10,000 रुपये, ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल की। तो अगर हमारे को ये बताना हो कि इस असेट्स पर 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये आ जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी असेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन को हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, कई बार हमें रेट भी निकालना होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100, ये मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका होता है। तो आइए बच्चे, अब मैं ना एक क्वेश्चन के थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाता हूं कि किसी असेट्स का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं इसको। ओके बच्चे, डेप्रिसिएशन को समझने के लिए, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगता कब है, जब कोई असेट्स परचेज की जाती है। जब भी कोई आप फिक्स असेट्स परचेज करोगे उस पर तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रोविजन मेंटेन किया जाता है। दूसरी चीज़, डेप्रिसिएशन जब भी हम करते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले एंट्रीज होती है और फिर उसके बाद अकाउंट्स बनाया जाता भी है, जनरल एंट्री, देन उसके बाद हम अकाउंट पहनते हैं। तो आज पहले मैं अकाउंटिंग बनाना सिखाऊंगा, थोड़ा सा ऑर्डर को रिवर्स कर रहा हूँ, उसके बाद हम जनरल एंट्री पर भी सीखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे इसका कि बनाया कैसे जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस समय क्लोज हो रही है। दूसरा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कितनी एसेट्स खरीद रहे हो और किस किस टाइम पे खरीद रहे हो। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मेरे साथ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। ये आपकी TS ग्रेवाल का एक क्वेश्चन है। आर कानितकर हैड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2016। आपने 2 चीज़ें देखनी है, एक तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी और दूसरा डेट ऑफ परचेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2016 में। अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। दूसरी मशीनरी आपने परचेज की है 60,000 रुपए की 1 अप्रैल 2018 में। डेप्रिसिएशन, मैंने DEP स्टैंड के डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 10% का बाय SLM मेथड। SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च हर साल। तो आपको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर। 2017 लगा लो, 18 और 19,
ठीक है, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19 का। तो सबसे पहले बच्चे जब भी हम मशीनरी अकाउंट की बात करेंगे या हम इसकी बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो पहले दो चीज़ें देखी जाती है, क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बताया गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बनाने के लिए बोला गया, एक तो असेट्स अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आइए अब हम बात करते हैं असेट्स और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की। देखो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा आसान है। यहाँ पर मेरी डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड क्रेडिट है। कुछ उल्टा देखोगे तो आपको ये राइट हैंड साइड क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट नजर आएगी। तो पहली चीज़, जब आप मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, जब आप असेट्स अकाउंट बनाते हैं, तो जब भी कुछ परचेज होता है तो डेबिट साइड, कुछ सेल करते हो या कुछ खर्चा करते हो तो वो क्रेडिट साइड आता है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला काम, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 1 अक्टूबर 2016 को मशीनरी परचेज की है, तो मैं इसमें ना ईयरली बेसिस पर पूरे अकाउंट को डिवाइड करूँगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एक्सट्रीम डेबिट साइड में। 1 अक्टूबर 2016 आपने मशीनरी परचेज की है, तो एंट्री अगर हम देखेंगे तो एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल एंट्री ये होती है, मशीनरी को डेबिट कर रहा है तो हम टू यूज करेंगे टू बैंक। जब भी आप कोई मशीनरी परचेज करोगे तो यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट से परचेज कर रहे हो सर, 1 लाख रुपए से, बिल्कुल सही। अब दूसरी चीज हमेशा याद रखना बच्चे, डेप्रिसिएशन जो है वो साल के लास्ट में यानी कि एंड ऑफ द ईयर चार्ज होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन उठता है कि आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर बच्चे स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का होता है। अब यहाँ पर आपने परचेज कर रहे हो 1 अक्टूबर 2016 को, और अगर आप इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज की बात करोगे तो ये हो रहा है 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मेरा ईयर क्लोज होगा तो मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड पर मैं अगर कोई भी एंट्री करूंगा तो एब्रिविएशन यूज करूंगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1 लाख का। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो रहा है सर, डेप्रिसिएशन जो मेरा चार्ज हो रहा है 10% चार्ज हो रहा है, तो 1 लाख का 10% जो है 10,000 आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना बच्चे, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च तक का कितना पीरियड होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 6 मंथ्स मेरे कंसीडर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपने मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन 10% है 5,000, 10,000, तो इसमें 6 महीने अगर मैं चार्ज करूँगा, देखो आपकी जो कॉस्ट ऑफ असेट्स है 1 लाख, 10% अगर आप चार्ज करोगे, बेसिकली यहाँ पर कंसीडर्ड ये करना कि आपने परचेज कब किया मशीनरी, अक्टूबर, और क्लोज कब हो रही है बुक 31 मार्च को, तो आप डेप्रिसिएशन तो 6 महीने का ही लगाओगे ना। तो 6/12, जब भी हम डेप्रिसिएशन मंथ में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना जितने मंथ का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे डिवाइडेड बाय 12 कर देना, 6 1 जा 1, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का 5,000। अब आप क्या करेंगे, 2016-17 के अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड का जो एंडिंग बैलेंस है उसको प्लस करूँगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो टोटल होते हैं वो बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर तो ये 5,000 है, तो हम कहेंगे अब 31 मार्च 2017 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पहले तो इसका एक टर्म यूज़ करूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका डिफरेंस यहाँ लिखूंगा क्योंकि 1 लाख में 5,000 के 95,000। अब इसका मतलब समझिए, आपने मशीनरी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, इस पर कंपनी ने डिसाइड किया हर साल में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2017 के बीच में डेप्रिसिएशन आया 5,000। तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर की उसकी वैल्यू 1 लाख थी, अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो आज की वैल्यू उसकी है 95,000, यानी कि 31 मार्च 2017 में इस मशीनरी की वैल्यू है 90,000। तो जब भी हम किसी लेजर का एंडिंग बैलेंस निकालते हैं तो लास्ट बैलेंस, ये यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना रहे असेट्स का लास्ट बैलेंस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा 95,000। क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा डिनोट करते हैं CD से। अब ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 1 अप्रैल 2017 के अंदर यहाँ मैं लिखूंगा
टू बैलेंस BD, अमाउंट लिखूंगा 95,000। ठीक है, अब जरा देखो 2017 के अंदर क्या कोई और ऐसी मशीनरी है कि हमने खरीदी है? तो क्वेश्चन में था 1 अप्रैल 2018 में एक और मशीनरी परचेज किया, लेकिन हमने किया 1 अप्रैल 2018 में, यानी कि 2017 में मैंने कोई मशीनरी परचेज नहीं की है। तो मैं फिर यहाँ पर इमीडिएट 31 मार्च 2018, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड आपको ये कहता है कि आप हमेशा डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओगे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस पे आपने मशीनरी परचेज किया। तो यहाँ अब ये फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा है, मशीनरी तो आपके पास है, आपने सेल तो नहीं की, मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेप्रिसिएशन यही मशीनरी का। अब यहाँ पर मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन में 6 महीने का नहीं, पूरे 1 साल का, क्योंकि अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 मैं इस मशीनरी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए डेप्रिसिएशन जो होगा पूरे साल का लगाया जाएगा ये ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन आएगा 10,000। अब 31 मार्च 2018 मैं फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करूँगा। यहाँ मैं डालूँगा 95,000 और यहाँ अमाउंट लिखूँगा 95,000। इसमें जो 10,000 का डिफरेंस है ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ आ जाएगा बच्चे 85,000। 85,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च 2018 का। अब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 2018 का। अगले साल 1 अप्रैल 2018 में हम इसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। अब यहाँ पर देखो ये तो मेरी एक ही मशीनरी है जो चलती जा रही है, तो एक मशीनरी का मेरे यहाँ पर बैलेंस आ गया। यहाँ एक और बात बताता हूँ, 1 अप्रैल 2018 को हम एक और मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं। कंपनी 2 मशीनरी भी परचेज़ कर सकती है। तो 1 अप्रैल 2018 को जब मैं नई मशीनरी परचेज़ करूँगा तो लिखूँगा टू बैंक, कितने की परचेज़ कर रहे हैं? 60,000 रुपये की। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 60,000 रुपये की मैंने मशीनरी परचेज़ की। अब 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 पहला काम, आपने पहली मशीनरी परचेज़ की थी 1 लाख रुपए की, तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 उसको भी यूज़ कर रहे हो दोबारा। तो डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी पर, यहाँ मैं लिखूँगा बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर पूरा 10,000 रुपीज़। अब देखिए 1 अप्रैल 2018 को आपने एक और मशीनरी परचेज़ की है 60,000 की। अब यहाँ जो मशीनरी परचेज़ की है 1 अप्रैल को किया और 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड, आप इस मशीनरी पर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे दूसरी मशीनरी पर। भाई पहली मशीनरी आपने डेप्रिसिएशन 1 करके दिखा दिया, दूसरी मशीनरी खरीदी है, इस पर पूरा डेप्रिसिएशन बच्चे 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 60,000 का 10% यानी कि 6,000 रुपये। अब इसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं है, मैं डेबिट साइड हमेशा बड़ी लग रही है यहाँ पर, तो मैं इसको क्लोज करूँगा 1,45,000 से, 1,45,000 से मैंने क्लोज किया। अब 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन इस डेप्रिसिएशन अकाउंट का, सॉरी मशीनरी अकाउंट का जो लास्ट बैलेंस है 31 मार्च 2019, तो 16,000 रुपये अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से भी, तो मेरे पास जो बचेगा अमाउंट 1,45,000 में से मैंने 16,000 माइनस किया तो ये बचा 1,29,000। तो 1,29,000 आ गया मेरा एंडिंग बैलेंस। तो 1,45,000 इनका टोटल बैलेंस आ गया। ये क्वेश्चन बच्चे नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा समझते हैं, जब भी हम किसी असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो पहले आपने ये देखना है कि क्या उस असेट्स पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं। अगर नहीं करना तो हम सिंपल असेट्स अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज कर रहे हैं हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी में आपको एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि सर मुझे अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, मतलब वो तो आपको
5 से 7 मिनट में हर बच्चा डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकता है। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ नहीं करना, पहली चीज़ समझ लेना, जो भी डेप्रिसिएशन होता है ना वो हमेशा प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मतलब उसमें जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं उसमें डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट में से दिखाया जाता है। तो जितने भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया हर साल के, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट, DEP मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है। यहाँ मैं बनाऊँगा डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर और रुपीस। बच्चों सबसे पहला काम होता क्या है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन था सर यहाँ पर 5000 का, तो मैं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। देखो आप जब अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट देखोगे तो 31 मार्च 2017 में बाय डेप्रिसिएशन किया था कितने का? 5000 रुपये का। तो पहले साल में जब आप डेप्रिसिएशन मेंशन करोगे तो यहाँ लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 5000 रुपये का। ये मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था। अब 31 मार्च को चार्ज हुआ है और इस डेप्रिसिएशन को 31 मार्च 2017 को डेट वही आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इस 5000 को ट्रांसफ़र कर दूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने? 5000 और 5000 रुपये से। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, दोबारा समझ लेते हैं। जो मशीनरी अकाउंट का डेप्रिसिएशन था पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, जब मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमेशा से याद रखना डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो साल के लास्ट में चार्ज किया जाता है। तो मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट से डेप्रिसिएशन लिया, तो जब मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा डेबिट साइड पर लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, और सेम ईयर 31 मार्च 2017 को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिमिलरली 31 मार्च 2018 टू मशीनरी अकाउंट, हमने एक और डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितनी अमाउंट से? 10,000 रुपये से, और 31 मार्च 2018 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर 10,000 रुपये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। 31 मार्च 2019 टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 31 मार्च 2019 में हमने 2 मशीनरी परचेज कर ली थी, एक हमारे पास 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा था और एक 6,000 का। तो यहाँ 16,000 रुपये का आपका डेप्रिसिएशन आया था। वही अकाउंट से आपने डेप्रिसिएशन लेना है, मैंने उसी अकाउंट से डेप्रिसिएशन लिया, जो भी डेप्रिसिएशन आया था 31 मार्च 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा 16,000 रुपये। तो इसको मैंने क्लोज़ किया 16,000 रुपये से और इसको क्लोज़ कर दिया 16,000। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए तब आपने यही अकाउंट बनाना है, अदरवाइज़ आपने ये अकाउंट नहीं मेंटेन करना अभी। ठीक है, जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आज हमने सीखा कि एसेट्स और डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, और हम जो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हमें यहाँ पर अकाउंट बनाने को आ जाए तो किस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल परचेज के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।